Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am back with the most important question answers for 12th boards. तो आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो 12th बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो या RBSE बोर्ड से हो। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चंस पुटअप लिए हैं बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम से पहले आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसपे अपन पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के आंसर आते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार शुरू करके वीडियो को आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दो, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ पाएँ, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए इस बार सिलेबस आपका पूरा बुक से आएगा, इसलिए मैंने पूरी बुक से ये क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये तीन ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं। एक्चुअली इकोसिस्टम होता क्या, देखिए इकोसिस्टम का मतलब है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का एरिया, है ना। उस इकोलॉजी का वो पार्ट जिसके अंदर अपन रहते हैं, जहाँ अपन रहते हैं, जहाँ पे अबायोटिक एंड नॉन अबायोटिक, है ना, अबायोटिक एंड बायोटिक जो फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल कंपोनेंट्स में मेन इंपॉर्टेंट कौन है इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली सनलाइट को फिक्स करते हैं एनर्जी के अंदर। उसके बाद कंज्यूमर्स जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे एवरी टाइप ऑफ फूड के लिए, एनर्जी के लिए। डायरेक्टली ये लोग अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, एनर्जी प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने अंदर, इसीलिए ये प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। एंड फाइनली डिकम्पोजर्स जो इन दोनों को मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद जो लाइफ साइकिल है उसको रिसाइकिल करता है, उनको वापस से अर्थ में मिक्स करता है। तो डिकम्पोजर्स, तो ये तीनों ही आपके क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जीन इज यूज टू कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म्स। कॉटन के अंदर जो डिजीज लग जाता है और कॉटन में बॉलवॉर्म्स हो जाते हैं ना, जो रुई का पेड़ है, कपास का पेड़, वो खराब हो जाता है, कॉटन का जो पेड़ है वो बॉलवॉर्म्स की वजह से खराब हो जाता है। तो कौन सा जीन है जिसको अपन ने बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया है कॉटन की इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो वो है क्राइफर्स्ट एसी जीन, है ना। क्राइफर्स्ट एसी जीन, जिसे हम क्राइजीन कहते हैं ना, क्राइफर्स्ट एसी जीन जो बैसिलस थुरिनजिनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो क्राइफर्स्ट एसी जीन जो है वो बैसिलस थुरिनजिनेसिस से निकाला गया और प्लांट बनाया गया, इसका नाम है बीटी कॉटन। और ये जो बीटी कॉटन प्लांट बनाया गया, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी है ये, एक हाइब्रिड वैरायटी है, और ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है। ठीक है, इस बीटी कॉटन में अब डिजीज जो है बॉलवर्म वाला वो नहीं होता है। देखिए बैसिलस थुरिनजिनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और ये जो टॉक्सिन है ये बॉलवर्म्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये जो बैसिलस थुरिनजिनेसिस, इससे ये टॉक्सिन लिया गया और इस टॉक्सिन को आइसोलेट करके बीटी प्लांट्स में, सॉरी कॉटन के प्लांट्स में डाल दिया गया, और कॉटन के प्लांट्स भी अब क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए हैं इस बॉलवर्म्स के। और कॉटन के प्लांट्स अब क्या करते हैं, ये बॉलवर्म्स से कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचता है, और इसीलिए ये जो जीन है, जो क्राई जीन है, क्राइफर्स्ट एसी जीन, है ना, याद रखना आपको, ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्राइफर्स्ट एसी जीन। ये क्राइफर्स्ट एसी जीन यूज किया गया कॉटन बॉलवर्म्स को रिमूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिजम्स। हैप्लोडिप्लॉइडी, देखिए ये हनीबीज में होता है, किस में होता है, हनीबीज में। हैप्लो मीन्स हाफ ऑफ द लाइफ इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मीन्स डिप्लॉइड बॉडी है। तो हनीबीज में आपको पता है कास्ट सिस्टम पाया जाता है ना, कास्ट सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर 3 कास्ट होती हैं, एक तो होती है ड्रोन जो कि मेल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद होती हैं वर्कर जो फीमेल होती हैं, वर्कर होते हैं आपकी फीमेल, और तीसरी कास्ट होती है वो क्वीन की होती है, रानी मक्खी, जो एक ही होती है और वो भी फीमेल होती है। तो ड्रोन जो हैं वो 16 क्रोमोसोम्स का रखते हैं, ठीक है, और वर्कर्स और ये जो हैं, ये देखो ये एन होते हैं, ड्रोन एन होते हैं, और ये दोनों ही 2n होते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रोन की लाइफ साइकिल चलती है वो हैप्लॉइड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल चलती है, एंड वर्कर्स की एंड क्वीन की जो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल चलती है, इसीलिए हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ ये लाइफ साइकिल है, जो कि हनीबीज के अंदर देखी जाती है, पाई जाती है, जिसमें 3 कास्ट होती हैं, ड्रोन,
वर्कर्स की एंड क्वीन की। ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग से बनते हैं, एन कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, इसीलिए अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। तो ये हो गया हैप्लोडिप्लॉइडी लाइफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट, विच एल्गी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल लैंड। मतलब कि एक छोटा सा एरिया है, छोटी सी लैंड है, उसमें हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, हम तो क्या उगाएंगे, कौन सी एल्गी उगाएंगे ऐसी जो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट देगी। तो उस एल्गी का नाम है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन और स्पाइरुलिना। ठीक है, SCP भी अपन उगा सकते हैं, एंड सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो SCP का फुल फॉर्म है, एंड स्पाइरुलिना वो एल्गी है। इसका आंसर आपका है स्पाइरुलिना। ठीक है, कौन सी एल्गी होगी वो, तो स्पाइरुलिना होगी वो एल्गी जो कम से कम अमाउंट में बहुत सारा न्यूट्रिएंट अमाउंट रखती है, जैसे प्रोटीन रिच होती है। स्पाइरुलिना आर प्रोटीन रिच फूड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन किस स्टेप्स का यूज लेंगे, कौन से स्टेप्स करेंगे अपन ताकि अपने को एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मिल जाए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फ्रॉम रेजिस्टेंट सोर्सेज। सबसे पहले हम वो सोर्सेज जो रेजिस्टेंट हैं उनका जर्म प्लाज्म लेंगे। वो सोर्सेज जिनके अंदर ऑलरेडी देखा गया है या पाया गया है कि डिजीज का रेजिस्टेंसी पाया जाता है, तो उनका अपन जर्म प्लाज्म यानी कि उनका अपन सेल फ्लूइड लेंगे, उसको स्क्रीन करेंगे, मतलब चेक करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। इस जो जर्म प्लाज्म को अपने लिया है जो क्या था, रेजिस्टेंट था ऑलरेडी डिजीज से किसी भी एक स्पीसीज के अंदर, उसको अपन हाइब्रिड करा देंगे पेरेंट्स के साथ, सिलेक्टेड पेरेंट्स जिनको अपने को हाइब्रिड करवाना है उनके साथ, है ना। जिन पेड़ों को या जिन एनिमल्स को अपने को डिजीज रेजिस्टेंट, यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स बोलेंगे अपन, तो जिन प्लांट्स को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है उन प्लांट्स के साथ अपन जो आपके रेजिस्टेंट वाले थे उनका जो क्या है, उनका जो जर्म प्लाज्म उसको हाइब्रिड कर देंगे। थर्ड स्टेप, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इट्स इवोल्यूशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन किया तो ऑब्वियसली हाइब्रिड बने हैं। अब जो हाइब्रिड्स बने हैं उन हाइब्रिड को हम सिलेक्ट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे, यानी कि हाइब्रिड्स कौन से बने हैं, हाइब्रिड्स में जो कैरेक्टर हमने डिसाइड किया था वो आया है या नहीं आया, वो चेक करेंगे। एंड लास्ट करेंगे हम टेस्टिंग ऑफ न्यू वैराइटीज़, जो नई वैराइटीज़ बनी उनको अपने को टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हैं वो 4 स्टेप्स जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेज दैट कॉज म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। वो सारे के सारे सब्सटेंसेज जो म्यूटेशन को कॉज करवाते हैं उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी UV रेडिएशंस हो गई, केमिकल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, या एनी कोई फैक्टर, कोई भी ऐसा कारक या कारण जिसकी वजह से म्यूटेशन कोज हो जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो अपने इंडिया का ही है, दैट इज सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र पुणे में है ये। ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डिफाइन ए प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या है उसको बताइए। तो देखिए, A single gene that governs multiple phenotypic effects is called a pleiotropic gene. एक जीन जो बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। यानी कि जीन तो वो एक ही है, लेकिन कैरेक्टर्स को वो 2, 3, 4 को कंट्रोल कर रहा है। फिनोटाइपिक, स्पेशली फिनोटाइपिक, ठीक है, नॉट जीनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला एक जीन जो बहुत सारे फिनोटाइप कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। जैसे कि स्किन कलर, ह्यूमंस में जो स्किन कलर होता है, किसी में मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसी में कम है, तो कोई कोरे हैं, कोई ब्लैक है, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई सांवले हैं, अलग अलग रंग का अपने स्किन कलर है ना। ये क्यों है, बिकॉज प्लियोट्रोपिक जीन है ऐसा, जो एक जीन है जो अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये था प्लियोट्रोपिक जीन। ओके, ये वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन है बेटा जो मैंने चूज़ किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आप इसको ज़रूर से पढ़ लें और इन क्वेश्चंस को याद कर लें। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड यू हैव लाइक्ड इट, और आपको इजीली और अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। मैंने अपने इसी चैनल पर और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 12th बोर्ड्स के लिए डाले हुए हैं, वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार उनको भी चेकआउट कर लें, देख लें बिफोर योर एग्जाम्स, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप छूट ना जाए एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से वीडियो शेयर कर दो ताकि 12th जितने भी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो RBSC या CBSE बोर्ड में अपना बेस्ट दे सकें, क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प यहाँ से ले सकें। Thanks for watching. Do like it, share it and subscribe my channel if you are new on it. Thank you so much for watching guys.